जय हिंद दोस्तों। हम लोग मध्यकालीन भारत में विविध सेक्शन देख रहे थे, तो अभी इस सेक्शन को हम आज के लेक्चर में यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक मॉडर्न शिक्षा देना चाहती थी। इसमें इसका क्या उद्देश्य था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। प्रशासनिक अव्यवस्था, इसे कहा जाता है कुशासन। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो वह था अवध। अवध को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। वह राज्य था अवध। अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। याद रखिएगा, अवध को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किया था सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव कौन दिया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में 1835 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली, इसलिए लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। अगला, पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक था, वह थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया था। रंजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया था। सिख धर्म का पूछेगा तो सिख धर्म का संस्थापक था गुरु नानक। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक था रंजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञ के मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो हैदर अली ने। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञ के मदद से हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञ के मदद से कहाँ? डिंडीगुल में। डिंडीगुल में एक आधुनिक मॉडर्न तरह का शस्त्रागार स्थापित किया था। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों के मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था। याद रखिएगा, हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञ के मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया? तो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी किसे दिया? तो बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को। बिहार का सूबेदारी बंगाल का नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था। कौन? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज के पेंशन पे रहता था। तो अंग्रेज का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह हुआ शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन हुआ? शाह आलम द्वितीय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। गोद प्रथा होता था जिस राजा का अपना संतान नहीं होता था, वह राजा अपने उत्तराधिकारी के लिए किसी अन्य के संतान को गोद लेता था, जो जिससे कि उसके राजवंश को आगे बढ़ाया जा सके। इसे गोद प्रथा को लॉर्ड डलहौजी ने समाप्त कर दिया था। गोद प्रथा को पर प्रतिबंध लगाया था कौन? डलहौजी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह सिख राज्य के संस्थापक थे। कौन? राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह ने राजधानी बनाया था लाहौर को। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक राजा रंजीत सिंह ने राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में। हैदर अली की मृत्यु हुआ था 1782 में। मैसूर राज्य के शासक हैदर अली। मैसूर राज्य का शासक कौन था? हैदर अली। हैदर अली का मृत्यु हुआ था 1882 में। उस समय दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच। इसी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली का मृत्यु हो गया। इसके बाद
इस युद्ध का नेतृत्व किया था हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने इसके बाद इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो भारत में डाक टिकट शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। डलहौजी ने ही भारत में रेल का भी प्रारंभ किया है। भारत में रेल का प्रारंभ किया है कौन? डलहौजी। और भारत में डाक टिकट शुरू किया है कौन? लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक टिकट शुरू किया कौन? डलहौजी। और अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है विलियम बेंटिक को। सती प्रथा और ठगी प्रथा, सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों को अंत किया था विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक है कौन? शहादत खां। शहादत खां अवध का संस्थापक था। अवध का संस्थापक था शहादत खां बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था। शहादत खां अवध राज्य का संस्थापक थे और उसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था। शहादत खां अवध के संस्थापक थे जिसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था। किसने मीर कासिम तथा शुजा उदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया था और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। एक तरफ से ब्रिटिश और दूसरा तरफ त्रिगुट सेना। त्रिगुट सेना में था कौन? मीर कासिम, शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। उसमें एक तरफ थे कौन? ब्रिटिश और दूसरा तरफ था मीर कासिम बंगाल का नवाब था। शुजा उद्दौला अवध का नवाब कौन था? शुजा उद्दौला। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों एक साथ लड़े थे और दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटिश। बक्सर के युद्ध 1764 में ब्रिटिश सेना और त्रिगुट सेना के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट था कौन? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर। उस समय मुगल सम्राट था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। और बंगाल का नवाब कौन होगा प्लासी के युद्ध में? सिराजुद्दौला हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। उस समय मुगल बादशाह अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स ने रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में। उस युद्ध का जो है ना मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था। अंग्रेजों को जो व्यापार में छूट दिया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने, उसका अंग्रेजों ने दुरुपयोग किया। इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का बीच संघर्ष हुआ। पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जिसे कहते हैं रिंग फेंस पॉलिसी या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने लाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। रिंग फेंस पॉलिसी जिसे कहा था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने प्रारंभ किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति प्रारंभ किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को।
इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? और बिहार का नायब दीवान राजा सिताब राय। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया मोहम्मद रजा खां को और बिहार का नायब दीवान बनाया था राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान और मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उपदीवान। याद रखिएगा, राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान और मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया था। अगला है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? शाह शुजा। शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था शाह शुजा ने। शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली का पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था सर आयर कूट। हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किसने हराया था? सर आयर कूट ने। हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किसने हराया? सर आयर कूट। हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में कौन हराया था? सर आयर कूट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बना? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी बना खड़ग सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? खड़ग सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता किया था। गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता किया था। राजकुमार खुसरो जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर का पुत्र था विद्रोही राजकुमार खुसरो। राजकुमार खुसरो का सहायता किया गुरु अर्जुन देव। इसी कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया था। क्यों? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को सहायता प्रदान किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत पर प्रभुत्व को जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसी युद्ध में अंग्रेज ने भारत पे अपना मजबूती प्रदान किया था। बक्सर का युद्ध 1764। अगला है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ के सुनाया? इलाहाबाद में। क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह जो है शुकर-चकिया मिसल से संबंधित थे। सिख धर्म में टोटल 12 मिसल थे। सिख धर्म में कितना मिसल थे? टोटल 12 मिसल। रंजीत सिंह शुकर-चकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह किस मिसल के थे? शुकर-चकिया मिसल के। रंजीत सिंह हो गया शुकर-चकिया मिसल के। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन ले लिया था? एक और कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया था। कौन? तो अवध को मिलाया था लॉर्ड डलहौजी। कुशासन के आधार पे अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था डलहौजी ने, और कुशासन के आधार पर ही मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुशासन के आधार पर जब पूछेगा मैसूर का प्रशासन अपने में ले लिया, कौन था? वो था विलियम बेंटिक। कुशासन के आधार पर मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में लिया था विलियम बेंटिक। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? वो था मीर कासिम। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे जिसने राजधानी कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से बंगाल का राजधानी मुंगेर कौन ले गया था? बंगाल का नवाब मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ में जो गुरुद्वारा है वह किसका समाधि है? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वां और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वां और अंतिम गुरु
गुरु गोविंद सिंह थे। इनका समाधि कहाँ है? नांदेड़ में। इनका समाधि कहाँ है? नांदेड़ में। अगला बक्सर के युद्ध कब हुआ? 1764। बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था कौन? शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 में। दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था 1799। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान का हत्या किया था कौन? अंग्रेजों ने। और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख के पहला गुरु थे गुरु नानक और सिख के अंतिम गुरु कौन बने? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था। डिंडीगुल। डिंडीगुल जो कहता है नाम है। डिंडीगुल कहाँ है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। डिंडीगुल कहाँ है? तमिलनाडु में। डिंडीगुल कहाँ है? तमिलनाडु में। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सरकारी खजाना को मुर्शिदाबाद से उठा के कहाँ लाया गया? कलकत्ता। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया गया था? वो था कलकत्ता। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाया गया? पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम रेलवे लाइन किसके समय? लॉर्ड डलहौजी। और भारत में प्रथम रेलवे कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच। प्रथम रेलवे लाइन किसके समय बिछाया गया? डलहौजी के समय। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में प्रथम न्यायालय का स्थापना हुआ था। उस समय कौन था गवर्नर? तो था वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुआ था। उस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आया था। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था कौन? वह था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे वो अपना विदेश में दूतावास स्थापित किया था। कौन? टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था जिसने विदेश में अपना दूतावास स्थापित किया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाया था? जॉर्ज क्लार्क। पहला रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था, लेकिन किसने बिछवाया था? जॉर्ज क्लार्क। जब पूछेगा पहला रेलवे लाइन डलहौजी के समय बिछाया गया, मुंबई से थाने के बीच पहला रेलवे चला था, और रेलवे लाइन पहला बिछाया किसने था? जॉर्ज क्लार्क ने। पहला रेलवे लाइन किसने बिछाया था? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने दिया, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत दिया था? दादा भाई नौरोजी ने संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दिया। संपत्ति के अपवहन जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? वो थे जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? बम्बई में। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई में। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ? बम्बई में। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई में स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवारी भू व्यवस्था।
अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवारी भू व्यवस्था। मद्रास प्रांत की रैयतवारी भू व्यवस्था। अगला है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त को शुरू किया? बंगाल और बिहार का जो अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त को ही इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवारी व्यवस्था कब लागू हुआ था? रैयतवारी व्यवस्था कहाँ? मद्रास प्रांत में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ? 1820 में। रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रांत में 1820 में लागू हुआ था। रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में लागू हुआ था, 1820 में लागू हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? बिहार। बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ब्रिटेन को जो माल निर्यात किया जाता उस पर अधिक तट कर लगता था, तट पे कर लगता था। तो बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लिया जाता था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक। नील किसान जो थे, जो किसान नील की खेती करते थे, उनके दुर्दशा पर पुस्तक लिखा गया है नील दर्पण। नील किसान के दुर्दशा पे पुस्तक लिखा गया कौन सा? नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक थे कौन? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगा? कहवा मतलब कॉफ़ी का बागान। कॉफ़ी का बागान अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ लगाया था? वायनाड जनपद में। अंग्रेजों ने सबसे पहले कॉफ़ी का बागान लगाया था वायनाड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कॉफ़ी का बागान लगाया गया था वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत के आर्थिक दोहन का विचार दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत के आर्थिक दोहन का विचार अंग्रेजी शासनकाल के समय कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? टॉमस मुनरो किससे थे? रैयतवारी। टॉमस मुनरो किससे संबंधित थे? रैयतवारी से। रैयतवारी बंदोबस्त का जनक कौन है? टॉमस मुनरो। रैयतवारी बंदोबस्त का जनक कौन है? टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में किस नगर के बीच हुआ था? तो मुंबई से थाने के बीच। प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से चला था? मुंबई से थाने के बीच। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? व्हिटली आयोग 1929 में बना था। उसमें क्या उद्देश्य था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। व्हिटली आयोग जो है बागान में काम करने वाले श्रमिक जो थे उनके परिस्थिति जो था उस पर लाया गया था व्हिटली आयोग। व्हिटली आयोग 1929 में आया था। बंगाल में काम करने वाले मजदूर श्रमिक जो थे उनके मौजूदा परिस्थिति पर सिफारिश लाया गया था व्हिटली आयोग के जरिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था। स्वतंत्रता से पहले भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज चाहते थे कि छोटे छोटे जो भी प्रशासनिक पद है उस पर शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति किया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का
प्रथम बैंक कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक कब स्थापना हुआ था? 1881 में। अवध कमर्शियल बैंक का याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ था? 1881 में। अवध कमर्शियल बैंक 1881। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बे प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बे प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं कहाँ लागू किया गया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। इल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में। इसका उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दंडिक आपराधिकता का संबंध था, भारतीयों और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया था उसका क्या उद्देश्य था? तो अदालत में क्या होता था? दंडिक आपराधिकता का संबंध क्या था? भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकने के लिए इल्बर्ट बिल आया था। भारतीय और यूरोपीय जो भी होते थे उसमें अपराध के लिए समान दंड, कोई भी अपराध के लिए समान दंड लाया जाए, इसीलिए इल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के समय भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? तो उस समय भारी उद्योग का अभाव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया, और आंशिक रूप से मतलब थोड़ा कम चाय और चीन के साथ व्यापार चलता था, तो बाकी समाप्त हो गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन जब पूछेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से अंतिम रूप से समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए। 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए व्यापार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। इसके अंतर्गत क्या अपेक्षा किया गया कि खेतीहर जो भी होते हैं उनको पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था। इसका उद्देश्य कारण क्या था? तो कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त जो है था उसके अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन क्या हुआ? तो अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो जमींदार जो भी थे उसके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण यानी सरकारी कंट्रोल नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहते हैं इसे। तो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 1854 में आया, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र कब आया? 1854 में। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे? चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को 1854 में आया। और प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा गोपाल कृष्ण गोखले को कब आया था? 1911 में। प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा गोपाल कृष्ण गोखले और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच घोषणा पत्र। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। हिंदू कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर ने किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर ने किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 में किसने किया है? डेविड हेयर ने।
पहला आधुनिक पटसन मिल, पहला आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ बंगाल के रिसरा में। पहला आधुनिक पटसन मिल बंगाल के रिसरा में स्थापित हुआ। पहला आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल के रिसरा में। पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ? बिहार में हुआ था। वर्तमान में कहाँ चला गया? झारखंड। पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कहाँ? बिहार में। भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आया? 1924 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आया था? 1924 में। 1924 में एकवर्त समिति के सिफारिश पर, एकवर्त समिति के सिफारिश पर रेल विभाग के लिए पृथक रूप से बजट आया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिला था? 1833 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों को 1833 ईस्वी में भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिला। ब्रिटिश नागरिक जो भी थे उसको 1833 ईस्वी में भारत में भूमि खरीदने और बसने का अनुमति मिल गया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? अंग्रेज जो क्या करते थे, भारत से धन को ब्रिटेन भेजते थे। धन भारत से अंग्रेज ब्रिटेन भेजते थे, तो इसी को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। दादा भाई नौरोजी ने धन का निकास करते थे कहाँ से? भारत से ब्रिटेन। अंग्रेज़ों द्वारा धन का निकास भारत से ब्रिटेन किया जाता था। इसी को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा है? अनिष्टों का अनिष्ट। किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया है? तो भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था कौन? दादा भाई नौरोजी। अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किसने किया है? दादा भाई नौरोजी। नानक जो थे, गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? तो गुरु नानक सतनाम की पूजा पर जोर देते थे। गुरु नानक सतनाम की पूजा पे जोर देते थे, सतनाम की पूजा करते थे। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? गुरु नानक का विवाह हुआ था सुलखनी के साथ। सुलखनी के साथ गुरु नानक का विवाह हुआ था, यानी गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या हो गया? सुलखनी। गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलखनी, और गुरु नानक सतनाम की पूजा पे जोर देते थे। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब की नींव डाला? तो किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव डाला था? मियाँ मीर ने। सूफी संत कौन थे? मियाँ मीर। सूफी संत थे मियाँ मीर। मियाँ मीर ने अमृतसर में हरमिंदर साहब का नींव डाला है। सूफी संत मियाँ मीर ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली है। अगला है, महाराज दिलीप सिंह को 50,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? महाराज दिलीप सिंह को 50,000 रुपया वार्षिक पेंशन देके कहाँ? इंग्लैंड भेज दिया गया था। महाराज दिलीप सिंह को 50,000 रुपया वार्षिक पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया गया था। याद रखिएगा, महाराज दिलीप सिंह को 50,000 का वार्षिक पेंशन देके कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड भेज दिया गया था। अगला है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है? तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो सिख धर्म के कम्मा गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इसने आदि ग्रंथ का संकलन किया। पहला है गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के पहला गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वां गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था कौन? औरंगजेब ने। और गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था जहांगीर ने। अगला है, ये है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कम्मा गुरु थे? 10वें गुरु थे, 10वां और अंतिम गुरु। अगला क्वेश्चन है, खालसा के संस्थापक गुरु थे। तो खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? खालसा किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। तो हमारा आज
मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ। आगे अगले के लेक्चर में हम आधुनिक भारत से शुरुआत करेंगे।